डिटरमिनेंट के प्रूफ करने जा रहे हैं। डिटरमिनेंट के प्रूफ करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। 7-8 प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन सब इतनी यूज़ नहीं होती। जो मोस्टली यूज़ होती हैं उनको रटना ज़रूरी होता है, लेकिन आजकल एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो क्या पता प्रॉपर्टी ही आधी लिखी हुई आ जाए, उसे कंप्लीट करना हो, तो इस वजह से हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो द वैल्यू ऑफ द, पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। सपोज एक छोटी सी डिजिट लेके देखो, ये तो मैट्रिक्स ले रखी है मैंने, 2 3 1 4 है, 4 2 8, और इसको ऐसे करके जब तुम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे 5 आ जाएगा। अगर आप इसकी रो और कॉलम बदल दो तो ये 2 और 3 आ गया, और ये आ गया 1 और 4, यानी मैंने रो को कॉलम बना दिया। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करो, अब भी क्या आएगा 5। यही बात कह रहा है वो, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं होती अगर आप रो और कॉलम्स चेंज कर दो सारे के सारे। तो इसमें आपको यही समझाने की कोशिश की गई है। इसके एग्जाम्पल समझाया गया है तुम्हें नेक्स्ट पेज में, तुम्हारी ही बुक है ये। जैसे तुम्हारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 को वेरीफाई करने के लिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी पे तुम्हारे पास है सवाल। तो इसमें देखा है, देखो ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट का साइन बताया ना, ऐसा होता है। डिटरमिनेंट है 2 - 3, उसने 3 क्रॉस 3 वाला डिटरमिनेंट लिया है, तो 3 क्रॉस 3 वाले डिटरमिनेंट में ये सब कुछ आ गया। तो उसने पहले एक्सपेंड कर दिया इसे, किससे, फर्स्ट रो से। एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलॉन्ग विद द फर्स्ट रो। तो यहाँ से इसको, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर याद है बीच में माइनस का साइन लगता है, इसके अकॉर्डिंग बाकी इस वाली रो को और इस वाली रो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ये एक्सपेंड कर दिया। तो -3, ये -3 में एक्सपेंड हो गया, तो ये -3 हो गया। तो -3 के हिसाब से 6 और 7 की होगी, बीच में माइनस का साइन होगा, और 4 और 1 की होगी। फिर लास्ट वाले के अकॉर्डिंग इसकी और इसकी हो जाएगी। तो ये तुम्हें एक्सपेंड करना तो अच्छे से आता है, पहले कर चुके हैं डिटरमिनेंट, बस प्रूफ छोड़े थे तो आप प्रूफ कर रहे हैं। तो ये हो गया -28 आ गया। अब हम इसे इंटरचेंज कर देते हैं रो और कॉलम को, तब देखते हैं क्या होता है। तो अब हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। जैसे ध्यान देखो, 2 - 3 5, 2 - 3 5 क्या था, इसका रो था। अब 2 3 5 क्या हो गया, इसका कॉलम हो गया। तो ये अब इसके कॉलम्स बन गए जो इसके पहले रो थे। अब भी हमने इसे एक्सपेंड ही किया है, तो हमने एक्सपेंड किया। अब भी फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग द फर्स्ट रो। तो आपने एक्सपेंड किया तो भी आपका आंसर कितना आया, -28। तो ये वेरीफाई कर रहा है, आपको वेरीफाई करने को नहीं आएगा। आपको जैसे ट्रू फॉल्स बना के दे देंगे, 1 नंबर के 20 क्वेश्चन देने होते हैं उन्होंने, वो कहीं से भी पकड़ लेते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो जैसे आपको पता चल गया ट्रू फॉल्स देने को दे दिया, फिलअप भरने को दे दिया कि नेवर चेंज, नेवर के बाद चेंज लिखना है, या नेवर चेंज तुमने ही लिखना था, या ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछ लेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। तो आपने क्या पढ़ा कि हमने प्रॉपर्टी 1 में पढ़ा कि अगर सारी की सारी रो कॉलम्स में चेंज हो जाए, यानी रो और कॉलम एक्सचेंज हो जाए, अगर जो पहले रो थी अब वो कॉलम बन जाएगी, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप सेकंड प्रॉपर्टी में कहता है इफ़ एनी 2 रो या कॉलम, हम सब कुछ रो से करते हैं तो रो वाले पे कंसिडर करो कि एनी 2 रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट आर चेंज। ये जितने भी रूल बना रखे हैं ना, वो स्पेशली 3 क्रॉस 3 के लिए है, क्योंकि अगर 2 ही हुए तो उसमें तो 2 रो चेंज होगी। तो जैसे ये वाली रो है A1 A2 A3, और यहाँ B1 B2 B3, और ये C1 C2 C3। अगर एक्सचेंज कर दें, मतलब C1 वाले ऊपर ले आएँ और B वाले नीचे ले आएँ, तो इसे कहते हैं एक्सचेंज करना। अगर कोई 2 रो एक्सचेंज कर दे तो जो साइन है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद, जो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो उसके बाद जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट पहले नेगेटिव में आ रहा था तो अब पॉजिटिव में आ जाएगा। तो जैसे तुम्हारे लिए एग्जांपल समझाया हुआ है, तुम्हें हर किसी का एक एग्जांपल दिया हुआ है बड़े अच्छे से। जैसे ये वाला एग्जांपल तुम्हें इसी के लिए समझाया हुआ है। तो यहाँ पर ये था वेरीफाई करना प्रॉपर्टी 2 को, तो ये आपका डिटरमिनेंट है। तो इसको सॉल्व किया, इसका डिटरमिनेंट सबको पता है कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 2 बाहर है, फिर 7 की इससे, 5 की 4 इससे, तो ये हो जाएगा 20। फिर -3 है मगर वो +3 हो जाएगा। फिर इस तरह से यहाँ 6 और -7 की, और 1 और 4 की मल्टीप्लाई होगी। इस तरह से तुम्हारा डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा। जब डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाए तो वो -28 आ रहा है। अगर आपने रो एक्सचेंज कर दी, जैसे आपने यहाँ लिखा R2 एक्सचेंज विद R3, यानी R2 और R3 अपनी जगह बदल देंगे, तो R2 नीचे आ गया और R3 ऊपर चला गया। देखो R2 नीचे आ गया 604, और R3 ऊपर चला गया 15 - 7। तो इस तरह से ऊपर चला गया। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो अब भी, तो इसका डिटरमिनेंट आता है 28, जो कि पॉजिटिव है, जबकि पहला वाला क्या आ रहा था, नेगेटिव। तो डिटरमिनेंट ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जब आप एक्सचेंज कर देते हो रो
या कॉलम, हम सिर्फ रो को कंसिडर कर रहे हैं, रो कोई 2 कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, चेंज। अगर फिर दोबारा एक और कर ली, जैसे अभी तुमने R2 और R3 को एक्सचेंज किया था, ऐसे करके एरो लगाते हैं, मतलब R2 की जगह पे R3, R3 की जगह पे R2, फिर R2 को दोबारा R1 से एक्सचेंज कर दो, अगर कर दिया तो जो माइनस का साइन पहले आया था वो अब किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2 बार एक्सचेंज कर देते हैं, ज़्यादातर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो जाती है जब 2 बार एक्सचेंज करते हैं, ताकि माइनस का साइन का कॉन्सेप्ट ना रहे। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, इफ़ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, अगर कोई भी 2 रो ऑफ ए डिटरमिनेंट जो है वो आइडेंटिकल होंगी तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। ये प्रूफ में भी यूज़ होती है, ये देखो यहाँ प्रूफ कर भी रखा है। तो अगर ये और ये, तो अगर उसके साथ दोनों रो और वो कॉलम होंगे तो वो 0 होगी। यहाँ ये दिखा रखा है, देखो यहाँ इसमें ये दिखा रहा है 3 2 3, नीचे भी कितना है 3 2 3, यानी कि ये दोनों रो बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये 0 होगी, जो आ गया ना 0 लास्ट में। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी कई बार जब सामने लाना होगा ना, प्रूफ करना होगा कि 0 लाओ, तो वो 0 इसी को यूज़ करके आ सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। इफ़ ईच एलिमेंट, अब ये फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज़ मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट के, अगर जैसे हम उसमें करते थे, अभी मैट्रिक्स में भी हमने इन्वर्स मैट्रिक्स में किया था, जब हम करते थे कि R2, फिर लिखते थे R2 माइनस 3R1, सपोज ऐसे करते थे, तो ऐसे करते थे, यानी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब वो कहता है, और फिर एक बताया था कि इंडिविजुअली भी मल्टीप्लाई हो सकती है, जैसे R2 वाले को मल्टीप्लाई करना है 2R2, ठीक है, तब यहाँ पर कुछ और डिजिट नहीं हो सकती, तो 2R2 करना है। तो जो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया ना, तो अगर डिटरमिनेंट पहले इसका 10 आ रहा था तो अब इसका डिटरमिनेंट 20 होगा, पूरी वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये इसने कहा है, ये चीज़ भी प्रूफ में काम आएगी, ठीक है। तो इसने इस बार एक डिटरमिनेंट लिया है, इसने ये तो एग्जांपल नहीं दिखा रहा, एग्जांपल देख के समझ में जल्दी आता है। तो ये एग्जांपल है आपका इसके लिए, हमारी एग्जांपल भी इसके लिए, जैसे ये है तुम्हारे पास K17, यहाँ पर 17 3 6 1 0 2 36, तो ऊपर से इसने इसको फैक्टराइज कर दिया 6 6 6, वो 6 ले लिया बाहर, सबसे समझ में आया, वो 6 बाहर ले लिया क्योंकि तीनों में 6 था तो बाहर ले लिया। अब अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लास्ट में, तो ये वो प्रॉपर्टी है। अब है नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 5, इफ़ सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस एज ए सम, ये यूज़ होगी कुछ प्रूफ्स में। अगर इस तरह से दे रखा है तो उसे सेपरेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई वाले सेपरेट नहीं होते, प्लस या माइनस वाले सेपरेट हो सकते हैं। तो जैसे A1 है, A1 वाले के साथ पूरा A1 B1 ये आ गए, और जो पीछे वाला है λ1 λ2 λ3 उन्हें सेपरेट कर दिया और प्लस के साइन में अलग कर दिया। ये NCERT में भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी है इस बेस प्रॉपर्टी के बेस पर। ये है इसका एग्जाम्पल, सपोज ये रहा, इसमें देखो बीच वाले में A प्लस में 2x, B प्लस में 2y, C प्लस में 2z ऐसे दिया हुआ है। तो आपने इस ये वाली पहली वाली को A के साथ, फिर दूसरी B के साथ और ये C के साथ यहाँ लिख ली पहले वाले में, और जो पीछे बचा 2x 2y 2z वाले की उनको इनके साथ लिख दिया। तो यानी आप सेपरेट कर सकते हो, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ होता है। प्रॉपर्टी बाई, जैसे प्रॉपर्टी के नंबर है ना, ऐसे नंबर डाल के नहीं लिखना होता कि मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, बस बाय द प्रॉपर्टी लिख देंगे, नंबर से नहीं कि ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, नंबर में कुछ नहीं होता। अब इसमें देखो कि इसमें आइडेंटिकल आ गए ए बी सी बिल्कुल सेम है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया 0। और यहाँ देखो अगर इसमें से 2 कॉमन आ जाता है, जो कि आ सकता है, तो 2 कॉमन आएगा तो अंदर एक्स वाई और जेड बचेगा ये वाली लाइन में, तो नीचे भी एक्स वाई जेड ही है, तो दोनों में क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि 0 + 0। तो कई बार ऐसे जो प्रूफ होते हैं, अगर हमें प्रॉपर्टी पता ही नहीं होगी, अगर हमसे कोई कहता है कि इसको सॉल्व करके 0 लाओ, तो तुम कहोगे हम तो डिटरमिनेंट से ले आएंगे, सॉल्व कर देंगे तो डिटरमिनेंट से 0 आ ही जाएगा। पहली बात तो देखो ये एक्स वाई जेड है, कोई डिजिट नहीं है कि इनकी कैलकुलेशन हो ही जाएगी, तो वो 0 तो आएगा नहीं। दूसरी बात, क्वेश्चन में खास तौर पे लिखा हुआ आएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ही करना होगा। अगर डिजिट भी हो और 0 डिटरमिनेंट सॉल्व करके आ भी जाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले उसके, क्योंकि उन्होंने लिखा होगा कि प्रूफ इट बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो ये वाला आपके पास सिर्फ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हो गई। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट और इक्वी मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो एडिड देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन, ये तो तुमने उसमें भी किया है,
जिसमें मैट्रिक्स में ये वाले हमने किए थे ना, जैसे R1 फिर R1 है, फिर उसको 3R2 से प्लस कर दो। तो वो कह रहा है ऐसे कुछ भी करने से ना डिटरमिनेंट की वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं आता, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता डिटरमिनेंट की वैल्यू को। तो इसमें ये कहना चाहता है कि ईच एलिमेंट एंड रो को दूसरे के साथ आपने क्यों मल्टीप्लाई करके उन दोनों को क्रॉसवाइंडिंगली उनको प्लस माइनस कुछ भी कर दिया हो, आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे इसका कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ये क्लियर हुआ। तो यहाँ से एक ढंग के प्रूफ होने शुरू हो रहे हैं जो तुम्हारी बुक में है और जैसे तुम्हें करने हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ देखो, पहली रो में ये, दूसरी में ये, तीसरी में ये, सामने लाना कौन है, ए क्यूब। अब इसमें वाली प्रॉपर्टी जो अभी अभी तुमने समझी है, मुझे सामने ए क्यूब लाना है, यानी इतनी छोटी डिजिट लानी है, तो कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर मैं एक जैसा करके, पता है मेन मुद्दा क्या होता है इसमें, आप कैलकुलेशन प्रॉपर्टी लगा के डिटरमिनेंट तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा लास्ट में। कई बार तो डायरेक्ट जीरो भी आ जाएगा जब वो आइडेंटिकल आ जाएंगी, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, जैसे पहला डिजिट यहाँ है R1 यहाँ है, या तो इन दोनों को जीरो बना दो या इन दोनों को। पूरी रो तो कभी जीरो बन ही नहीं सकती, फिर तो आंसर ही जीरो हो गया। अगर पूरी रो जीरो हो गई तो आंसर जीरो हो जाएगा। तो आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 3 डिजिट होती हैं, आपको 2 जीरो बनानी होती हैं, फिर आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो, फिर प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वाले सवाल में वो प्रोसेस यूज़ किया जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। 80 to 90% सवालों में, प्रूफ में हम यही यूज़ करने वाले हैं कि हमें किसी न किसी तरह से 2 चीज़ों को, डिजिट को ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तो अब आपके पास है जैसे ये था, तो इस बार क्या करा हमने कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया R1 को, फिर माइनस कर दिया R2 से। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, जीरो। सेकंड में जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो आएगा, इसीलिए ये सारे दोनों इकट्ठे करा रहे हैं कि इन्वर्स मैट्रिक्स में भी यही प्रोसेस चलता है, इसमें भी यही प्रोसेस चलता है। तो ऐसे ही हमने R3 में R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके कर दिया। जब किसी एक के साथ 2 डिफरेंट रो को करते हैं तो आप कर सकते हो। तो इस बार भी हमने R1 के साथ R2 को और R3 दोनों को सॉल्व किया, तो फाइनली हम पे ये आ गया और जीरो आ गया। सबसे अच्छा रहा कि एक जगह पे इस तरह से क्या आ गया, जीरो। तो एक कॉलम या एक रो में 2 जीरो कम से कम बना लो, कम से कम मतलब 2 जीरो बना लो, उसके बाद सवाल इजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हमने जब जीरो बना लिया, उसके बाद हमने इसे सॉल्व करने की कोशिश की। तो अब हमने और बनाने की कोशिश की, क्योंकि R3 में अभी भी 3A आ रहा है। कैलकुलेशन में जितनी ज़्यादा जीरो हो जाएंगे उतना बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप इसे यहीं पे नहीं खोल सकते थे, अब इसे यहीं पे एक्सपेंड कर दोगे तो भी आ जाएगा, या फिर एक स्टेप और बढ़ा दिया उसने फिर करें, और सामने क्या आ गया, प्रूफ। तो जितने ज़्यादा जीरो होंगे उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना चाहिए। और जीरो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होगी प्रॉपर्टी कि किसी और रो को किसी से मल्टीप्लाई करके या किसी से डिवाइड करके उस रो से क्या कर दो, माइनस या प्लस कर दो। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नंबर विदाउट एक्सपेंडिंग। नहीं, अब प्रूफ आने शुरू हो गए हैं, नीचे प्रॉपर्टीज़ बची हैं नहीं, ये भी एग्जांपल्स भी देख ही लो। अब तुम्हारे पास जैसे ये वाला है, इसमें विदाउट एक्सपेंडिंग, तो उसने ये कहा है, जैसे मैंने कहा था ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि डिटरमिनेंट फाइंड करो, सिर्फ वो कहेंगे या तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूफ करो या फिर एक्सपेंड करो, लेकिन मतलब सॉल्व करो, लेकिन एक्सपेंड मत कर देना डायरेक्ट, यानी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है इनडायरेक्टली, उन्होंने ये बोला। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करने सामने लाना है जीरो। तो इतना तो पक्का है कि मुझे आइडेंटिकल बनानी होंगी। अगर मैं इस इनको R1 और R2 को प्लस कर दूँ तो ऊपर वाले में XYZ XYZ XYZ, तीनों में XYZ आ जाएगा। ये देखो XYZ 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 आ गया। अगर ये पूरा XYZ कॉमन आ गया, जो कि आ सकता है, तो ये कॉमन ले लिया हमने, तो कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। उसने दिखाया नहीं है मगर आपको पता है उसने क्या किया, ये XYZ कॉमन ले लिए, तो ऊपर वाली रो में भी 1 1 बच गए, नीचे वाली तीसरी रो में भी 1 1 है। तो 2 रो अगर आइडेंटिकल होती हैं, ये लाइन हमेशा लिखनी पड़ती है प्रॉपर्टी वाली, इफ़ 2 रोज आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इज जीरो। तो विदाउट एक्सपेंडिंग हमने प्रूफ कर दिया कि ये जीरो है। 13 क्वेश्चन में कहता है, ऑलरेडी दे रखा है, देखो ये 1 1 है, ये ABC है और ये BC CA ABC है। अब मुझे इसको एवेल्यूएट करना है बस। तो हमने पहले क्या करा, कोशिश करी R2 और R1 को माइनस कर दिया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास, ये आ गया। तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इसने दूसरे तरीके से किया है, जबकि तुम इसे कुछ और भी कर सकते थे। और क्या कर सकते थे, हम जीरो बना सकते थे। अच्छा, इसने भी जीरो बनाई है, जीरो ही बनाई है इसने भी। देखो यहाँ R2 में और R3 में जीरो बन गई। तो क्या था उसने किया था कि इसमें से इसको माइनस किया। तो R2 में पहले R2 वाले को R1 से माइनस करा, तो देखो 1 1 था, ये 1 ये 1 1 आगे आगे जब सवाल करोगे ना, अब
जीरो बनाना मुश्किल होता है तो किसी एक रो या एक कॉलम में 1 1 बनाना पड़ता है, ताकि फिर फटाफट इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, तो ये वाले हिस्से क्या हो जाएंगे, जीरो। तो 1 1 बनाना भी पड़ेगा, जैसे इन्वर्स मैट्रिक्स में बनाना सीखा। तो वैसे ही अब हमने इसमें अपनी तरफ से क्या बना दिए, 0 0 बना दिए। जैसे 0 0 बना दिए, अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, नहीं आता तो एक्सपेंड कर दो। अभी तो कॉमन आ रहा था, देखो इसमें b माइनस ए है, इसमें a माइनस बी है, इसमें c माइनस ए है, इसमें a माइनस सी है, यानी कि a ऊपर वाली में से a माइनस बी और नीचे वाली में से a माइनस सी कॉमन आ सकता है। तो कॉमन आ गया, बाहर ले लिया, उसके कॉमन लेने की वजह से जो माइनस का साइन अंदर बचा है वो बच गया। अब इसे एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके प्रूफ हैं, बड़े अच्छे अच्छे से प्रूफ हैं। एक दो प्रूफ तो बहुत टफ हैं, जो सबसे टफेस्ट माने जाते हैं प्रूफों में, वो एग्जाम्पल में ही